है ना। तो आप देख लीजिए बक्सर का युद्ध, हमने लोगों ने प्लासी का युद्ध देख लिया था। वी हैव सीन द वार ऑफ द प्लासी। लेकिन आप बक्सर का युद्ध देखिए। बक्सर का युद्ध जो है, प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, यहीं से लेते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेते हैं। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। प्लासी के युद्ध 1757 में उसके अपने अपने लोगों की वजह से वो हारा था। अपने लोगों में स्वयं उसका जो सेनापति था मिर्जाफर, जो अंग्रेजों से मिल गया था, और अंग्रेजों ने मिर्जाफर को भी महत्वाकांक्षी था। अब इस वजह से वो अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, और मिर्जाफर के गद्दारी की वजह से, जो कि उसका सेनापति था, चीफ कमांडर था आर्मी का, उसने गद्दारी कर दी। और सिराजुद्दौला जो है युद्ध के मैदान से, ये बात समझ गया, सिराजुद्दौला युद्ध के मैदान से, प्लासी के मैदान से भागा। लेकिन उसको फिर कुछ दूरी पर जाकर पकड़ लिया गया, और पकड़ लेने के बाद मिर्जाफर के ही बेटे ने उसकी हत्या कर दी थी। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला खत्म हो गया, बंगाल का नवाब। मिर्जाफर ने इसके बदले अंग्रेजों को इसके बदले पहले ही से तो हो चुका था कि भैया देखो, तुमको हम गद्दी दिलाएंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे, सेना का खर्चा देना, हमारे सेना का खर्चा उठाना, और हमको छूट चाहिए, चुंगी मत लो, हमसे छूट लो, हमको जो छूट मिली आ रही है चुंगी, तो और हम फोर्टिफिकेशन करेंगे, उस पर तुम रोक नहीं लगाओगे। तो कहा हाँ, वो समझा नहीं अंग्रेजों को। अंग्रेज बहुत दूरदर्शिता वाले थे, देवर फोर साइटेड थे, बहुत दूर तक सोचते थे। उन्होंने कहा, मिर्जाफर की सारी बातें उन्होंने मान लिया, कहा कि हाँ, हम सेना का खर्चा आपका उठाएंगे। पूरा बंगाल का उन्होंने पूरा का पूरा जो है, जो किसान थे, जो दस्तकार थे, आर्टिजन से, पूरा अंग्रेजों ने पूरा उनको एक्सप्लॉइट किया, पूरी तरह बर्बाद कर दिया। मिर्जाफर जो कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ, उसके जो शासक थे, उसके जो राजा थे या नवाब थे, उसके गद्दारी के वजह में मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बना था। अब जब मिर्जाफर छटपटा रहा था, लेकिन उसके छटपटाने का कोई मतलब नहीं था। वो अंग्रेजों के एकदम मुट्ठी में था, एकदम जबड़े में था, न इधर जा सकता था, अंदर था, न तो इधर आ सकता था। इधर दांत और इधर जो है लीवर, दोनों में दिक्कत थी उसको। अब ये सोच रहा था कि मैं सत्ता जो है अंग्रेजों के से स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली चलाऊं, लेकिन अंग्रेज इस बात को समझ गए। 27 सितंबर 1760 को एक ट्रीटी हुई, क्योंकि मिर्जाफर गद्दार का जो होता है रिश्तेदार, जब आप गद्दारी करेंगे तो वो आप गद्दारी ही पाएंगे। मिर्जाफर का जो ये था, दामाद था मीर कासिम ने इसका दामाद था, मिर्जाफर का दामाद मीर कासिम था। ये जो मीर कासिम था, इसी से बक्सर की लड़ाई का संबंध है, और इसकी वजह से ही बक्सर की लड़ाई हुई थी। मीर कासिम जो था, मिर्जाफर का दामाद था। ही वाज द सन इन लॉ ऑफ द मिर्जाफर। ये बहुत महत्वाकांक्षी था, इसको भी सपना था कि हमारा बुढ़ऊ ये ससुरा मर जाता ना, हम गद्दी बच जाते, किसी तरह इसको हटा देते, है किसी तरह, एनी हाउ, चाहे वो मारना पड़े इसको जान से, किसी तरह। अब अंग्रेजों ने इस बात को समझ लिया, अंग्रेजों से ये भी मिल गया, और अंग्रेजों से मिलने की वजह से 27 सितंबर 1760 में जो है 5 लाख रुपये और वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव, 3 जिले इसने अंग्रेजों को दे दिया, और अंग्रेजों ने इसको गद्दी पर बैठा दिया। इसके ससुर को, इसके लड़कियां जो मिर्जाफर की लड़कियां इससे जो है प्यार कर बैठी थी, और इसकी वजह से भाई मिर्जाफर का दामाद मीर कासिम हो गया, उसी के सेना में था ये ससुरा। आप बताइए, अब यहाँ पर देखिए, इसका दामाद है ससुरा, ये तो अपने राजा के साथ गद्दारी किया, ठीक है, ये दमद है साला, क्या भरोसा करेंगे रिश्तेदारों पर। दामाद पर कभी ना भरोसा करना, और दामाद को कभी घर पर, ये समझ लीजिए, दामाद अपने लड़के नहीं होते हैं, हाँ, बर्बाद कर देंगे सब। इतिहास है, इतिहास गवाह के बर्बाद कर देंगे सब। अगर बहुत दिन तक घर एकदम बनाया तो समझिए बर्बाद कर देगा, अगर वहीं पर रह गया तो। घर जमाई छू कहते हैं। यहाँ पर देखिए घर में, बताइए, अब ये सब अंग्रेजों से मिल गया। 27 सितंबर 1760 की बात है, अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, मिदनापुर, चटगांव और ये सब वर्धमान जिला दे दिया, 5 लाख रुपए दिया गया अंग्रेजों का, और कहा कि भैया खर्चा चल हमारे सेना का उठाना, कोई दिक्कत नहीं, हम तुमको गद्दी बैठा दे। 27 सितंबर 1760 को एक ट्रीटी हुई, और उसके तहत मिर्जाफर को हटाकर, क्योंकि मिर्जाफर अब खुदबुदा रहा था अंग्रेजों से, सोच रहा था कि हम स्वतंत्र रूप से शासन करें। अंग्रेज कहा कि अच्छा, हमारा कुत्ता अब तो हमारे को काटेगा, बस इसको हटा के मीर कासिम को उन्होंने बना दिया, मिर्जाफर के दामाद को मीर कासिम को बना दिया। बदले में सब वर्धमान, कितनापुर, मदनापुर गांव जिले दे दिया, वर्धमान दे दिया, 5 लाख रुपया दिया। अंग्रेज अपनी मनमानी करते जा रहे थे, कदों के आइए, कदों के अंकल आइए, अंग्रेज मनमानी अपना करते जा रहे थे। अब मीर कासिम को उन्होंने बनाया,
हाँ, अब वो अपने मनमानी कर रहे थे, दस्तकार का प्रयोग कर रहे थे। पूरा दस्तकार एक शाही फरमान था जो फर्रुखीसियर के जमाने से चला आ रहा था। बिना चुंगी के वो बंगाल में बिना चुंगी के, बिना टैक्स पे किए हुए व्यापार कर रहे थे। और मीर कासिम के साथ भी वही हुआ। मीर कासिम उनको कितना खुश रखे, पूरा उनकी आर्थिक जो ये खजाना था खाली हो गया। सेना का नियंत्रण अंग्रेजों के हाथ में। मीर कासिम भी समझ गया कि मैं तो एक कठपुतली की तरह हूं अंग्रेजों के लिए। मीर कासिम ने तुरंत क्या किया, क्योंकि वही वाले कैपेबल रूलर, मीर कासिम जो है योग्य शासक था, एंड ही वांटेड टू रूल इंडिपेंडेंटली, और वह जो स्वतंत्रता पूर्वक जो है शासन करना चाहता था। मीर कासिम ने तुरंत जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदल के मुंगेर लेके चला गया, जो कि अंग्रेजों से दूर था। वहां पर उसने क्या किया कि किलाबंदी शुरू कर दी। अपने सैनिक उन्हें पहले बात है कि दस्तकार को खत्म कर दिया, चुंगी खत्म करेगा, चुंगी कोई नहीं पे करेगा। उसने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं व्यापार करेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आर्थिक स्थिति एकदम बंगाल की खराब कर दिया था अंग्रेजों ने। इतने एक्सप्लॉइट किया था, इतना शोषण किया था कि एकदम पूरे तरह बर्बाद कर दिया था। तो मीर कासिम ने यहाँ पर, और जो रिबेलियन थे उनको भी दबाया मीर कासिम ने। रिबेलियन जितने भी विद्रोही थे, जो अमीर विद्रोही थे, उनको दबाया। अपनी आर्थिक दस्तकार को, चुंगी वाले को, व्यवस्था को ही खत्म कर दिया। कहे चुंगी कोई नहीं देगा, चलो। अंग्रेज इससे गरमा गए। दस्तकार जो फर्रुखीसियर के जमाने से जो हमको एक प्रकार का प्रिविलेज प्राप्त था, 1763 की बात है, कंपनी से नाराज हो गई। अब उनको लगने लगा कि ओ ये कुत्ता हमारा कब काटेगा, ये हमारी बात नहीं मानेगा। लेकिन मीर कासिम ने मुंगेर में जाकर इसके बाद बंदूकों का, इसके बाद तोपों का कारखाना स्थापित किया। उसने यूरोपीय अधिकारियों को, सेना को प्रशिक्षित करने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को नियुक्त की। एक यूरोपीय सेनापति उसने रखा था जिसका नाम समरू था, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया। जर्मन था वो समरू, बहुत ही युद्ध कला में दक्ष था। तो अपना सेनापति समरू को बनाया था, जो कि एक जर्मन था। लेकिन 1763 में जब उसने, है ना, इस दस्तकार को खत्म कर दिया, जो कि अंग्रेजों को प्रिविलेज प्राप्त था कि वो किसी को भी दस्तखत करके दे देते थे उसका कागज पर, तो वो बिना चुंगी पे किए व्यापार करता था। हाँ, व्यापार करता था बिना चुंगी पे। वो किसी को भी दे देते थे, अंटू बंटू झंटू लाभंटू लाभंटू अलामंटू, बस पैसा ले लेके दे देते थे। अपना वो पैसा भर रहे थे। और जबकि बंगाल की हालत एकदम आर्थिक स्थिति खराब कर देती। मीर कासिम ने उसको हटा दिया। जैसे ही हटाया, हाँ, 1763 में कंपनी ने इसे अपना विशेषाधिकार का हनन वायलेशन माना, कहा कि और उनको समझ में आ गया। और ये पूरी बैकग्राउंड है, ये पूरा न्यू है इस लड़ाई की। इन्होंने तुरंत फिर मीर जाफर को, मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया, फिर इसके ससुरा को गद्दी पर बैठा दिया। इससे मीर कासिम एकदम नाराज। मीर कासिम ने सेना बिटोरी और अंग्रेजों से मीर कासिम की लड़ाई हुई। लेकिन वही है ना कि अंग्रेज तो आप जानते हैं, अंग्रेज 20 पड़ जाते थे। मीर कासिम हार गया, और हारने के बाद मीर कासिम जो है पूरा ह्यूमिलेटेड हुआ, अपमानित हुआ। अपमानित महसूस हुआ। उसने अपने को अपमानित महसूस किया, और वो भाग कर कहाँ जाता है, वो भाग कर जाता है, आप देख सकते हैं, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के यहाँ जाता है। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के यहाँ जाता है। ये सब 1760 में अंग्रेजों ने इसे गद्दी पर बैठाया, 1764 में हटा दिया। 1764 में ये जब लड़ाई भी अंग्रेजों से किया है, लेकिन वो हार गया है, और भाग के अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ शुजा-उद-दौला के पास पहुंचता है, और शुजा-उद-दौला से वो जो है हाथ मिलाता है, और दोनों में कुछ कंडीशन पर बात बनती है, और वहां पर शुजा-उद-दौला को तैयार करता है। इनके साथ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी, क्योंकि उस समय शुजा-उद-दौला जो अवध का नवाब था, सबसे शक्तिशाली शासक था, और मुगल सम्राट अपने पतन की तरफ भी था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी शुजा-उद-दौला के यहाँ ठहरा हुआ था, वहां ही शरण लिए हुआ था। मीर कासिम, तो ये लड़ाई जो है 22-23 अक्टूबर को 1764 में 22-23 अक्टूबर को ये बक्सर की लड़ाई हुई थी। अगर एक तरफ देखें, क्योंकि मीर कासिम भागता है और शुजा-उद-दौला क्या पहुंचता है, उससे जो स्थिति करता है, संधि करता है, बातचीत होती है, दोनों में गोचित होती है, और इनके साथ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी था। ये तीनों जो है मिल जाते हैं, और तीनों जब मिलते हैं तो वो बक्सर के मैदान पर, जो बक्सर है, वहां बक्सर, इसको बक्सर का युद्ध इसलिए कहा जाता है कि बक्सर के मैदान पर हुआ था। तो यहाँ पर ये तीनों एक तरफ थे,
दो पार्टी होती है, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी अगुवाई जो अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जो है की अगुवाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ाई लड़ी थी और ये बक्सर नामक स्थान पर लड़ाई हुई थी। और दूसरी जो पार्टी थी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, अवध का नवाब सुजाउद्दौला था, और जो मीर कासिम भाग कर गया था अवध के नवाब सुजाउद्दौला का। ये तीनों जो है संयुक्त रूप से लड़े थे। 22-23 अक्टूबर की बात है। लेकिन ये जो तीनों में परेशानी ये थी कि तीनों बहुत सशंकित थे, अंग्रेज बहुत साठ गांठ की लड़ाई लड़ते थे। इसमें जो है इसमें ये अवध का नवाब सुजाउद्दौला के खुद के जो आदमी थे, जैसे इसका एक मंत्री था सिताब राय इसका मुख्य आदमी था सिताब राय, उसका पुत्र था महाराजा कल्याण सिंह, उसका मंत्री था साधु राम खुद अंग्रेजों को अपनी इधर की बात पहुंचाता रहता था कि क्या सैनिक कर रहे हैं, क्या योजना बन रही है। तो अवध का नवाब जो सुजाउद्दौला था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय मीर कासिम, अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को भी ये फुसला लिया, उनको भी अपनी तरफ मिला दिया था। ये तीनों एक दूसरे लड़ाई तो कर रहे थे लेकिन तीनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। अवध का नाम सुजाउद्दौला जो है मीर कासिम से रोज सैनिक खर्चे के नाम पर लाखों रुपया ले रहा था। मीर कासिम तो वैसे ही निझंगा, कहां से देगा रुपया। फिर भी ये लड़ाई हुई जिसमें आप देख सकते हैं कि इधर ये तीनों थे, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मीर कासिम, 40,000 सैनिक, 140 तोपें। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी जो दूसरी पार्टी थी अंग्रेजों की, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी अगुवाई जो है लीडरशिप जो है हेक्टर मुनरो कर रहा था, 7,072 सैनिक थे, 30 तोपे थे। अब आप देखिए, लेकिन फाइनली ये लड़ाई जो है सुबह 9 बजे स्टार्ट हुई, 12 बजे के करीब खत्म हो गई। 3 घंटे भी ये लड़ाई नहीं चली है, जान लीजिए, क्योंकि ये एक दूसरे पर शंकित थे। इसमें तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय खुद अंग्रेजों से मिल चुका था, अंग्रेजों ने उसे फुसला लिया था, अरे भैया क्या उसकी तरफ से लड़ रहे हो, वही तुमको खत्म करेगा, हम तुमको देखो, हम आपको छूट देंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे, आप झूठे चक्कर में पड़े हुए हैं। अभी इस तरह का तो गड़बड़ हो गया। अवध का नवाब सुजाउद्दौला था, ये भी जो है मीर कासिम को नहीं चाहता था। ये लड़ाई लड़ी गई लेकिन अंत में विजय जो है हेक्टर मुनरो की अगुवाई में ईस्ट इंडिया कंपनी को हुई। ये जो तोपें 140 देख रहे हैं इनके तरफ से थी, अंग्रेजों के 30 तोपें, 140 तोपें एकदम बेकार तोपें थी, ओल्ड वर्जन थी। एकदम से 140 में से 5-10 को बढ़िया से काम नहीं कर रही थी, वो अपना ही फट जाती रही थी, क्या तोप चलेगी। ये 40,000 सैनिकों में से योग्य सैनिक जो है बहुत कम थे, वो सब दिखाए मात्र के सैनिक थे। और इधर जो सैनिक थे और जो तोपे थी, जो हथियार थे, वो बहुत ही दक्ष थे, बहुत ही फुर्तीले थे। अंग्रेजों ने इस लड़ाई को 3 घंटे के अंदर लड़ाई हेक्टर मुनरो जीत गए, यह समझ लीजिए। और इस प्रकार बक्सर का युद्ध जो है एक निर्णायक युद्ध हुआ, जहां प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को भारत में एक विशेष शक्तिशाली पावर के रूप में भारत में देखा जाने लगा पूरा। इसके बाद अवध का नवाब जो सुजाउद्दौला था, यहाँ पर 12 अगस्त 1765 में, इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को यहाँ पर गवर्नर बनाकर भेजा गया बंगाल का, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध में था। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ चूंकि आ चुका था और काफी उसे अनुभव था और काफी उसने सफलता भी हासिल की थी। तो अंग्रेजों का जो मकसद था कि अधिक से अधिक एक्सप्लॉइट करना, अंग्रेजों का मकसद था कि अधिक से अधिक किस तरह किया जाए। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या किया जाए कि अधिक से अधिक जो है हम भारत के पर प्रभुत्व स्थापित करें और भारत के जो भी संसाधन है, जो भी राजा है, उनको जो अपने तरफ कर सके और किस तरह संधि करें कि अधिक से अधिक हमको जो है माल भी आए और हमारा प्रभुत्व भी रहे। तो रॉबर्ट क्लाइव से बेहतर उनको नहीं लगा। रॉबर्ट क्लाइव पूरा जो है उसका जो है गवर्नर बनाकर बंगाल का भेजा गया। तो 12 अगस्त 1765 की बात है, 12 अगस्त 1765 रॉबर्ट क्लाइव और अंग्रेजों के बीच में इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये पूछता है इसलिए मेन चीजें बता रहे हैं। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा रॉबर्ट क्लाइव के बीच में संधि हुई थी, जिसके तहत मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा, आप देख सकते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। क्या यार, दीवानी क्या आती है? भूमि पर जो कर लिया जाता है उसको दीवानी कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं अंग्रेजी में। तो रेवेन्यू हासिल कर लिया, ओह पूरा मलिया वही बटोरेंगे, लिख लीजिए, पूरा मलिया अब बटोरेंगे।
किसानों से जितना कर है सब वो बटोरेंगे। और उन्होंने मुगल सम्राट को कहा कि भैया सम्राट साहब आपकी हम सुरक्षा करेंगे और 26 लाख रुपया आपको पेंशन देंगे बैठ के। आप क्या करेंगे बताइए? आपका साम्राज्य भी जा रहा है, दिल्ली से पालन तक कहा जाता था कि सम्राट था, पूरे मुगल सम्राट पूरे भारत में था। और उस समय जब ये मुगल सम्राट द्वितीय ये जो थे शाह आलम द्वितीय था, ये दिल्ली तक ही सीमित हो गए थे। डर गए, कहे कि सही कह रहे हैं सब, अंग्रेज हमारी सुरक्षा करेंगे और 26 लाख रुपये तो दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तरीके जाइए आप जो है बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी वसूलिए। देखिए तो रॉबर्ट क्लाइव ने देखिए बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी यहाँ पर प्राप्त कर ली। इसको इलाहाबाद की प्रथम संधि कहते हैं। 12 अगस्त 1765 किसके बीच हुई थी पूछ सकता है? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जो बंगाल का गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। इसके बाद ये सुजादौला साहब जो अवध के नवाब थे, लड़ाई तो थोड़ा लड़े अंग्रेजों से, लेकिन अंत में ये भी हार गए और ये समझ गए कि अंग्रेजों से हम भी नहीं चल पाएंगे। इन्होंने इसके 4 ही दिन बाद 16 अगस्त 1765 को अंग्रेजों से इन्होंने भी संधि कर ली, सुजादौला साहब ने भी। इस इलाहाबाद की द्वितीय संधि के नाम से इतिहास के पन्नों में इन द पेजेस ऑफ द हिस्ट्री इट हैज बीन रिटन, ये लिखा गया इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। रॉबर्ट क्लाइव अवध का नवाब सुजादौला। संधि क्या थी? संधि की कंडीशन क्या थी? कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिया है, इनको दे दिया खुश करने के लिए। कड़ा और इलाहाबाद के जिले किनसे ले लिया? सुजादौला साहब से ले लिया और दे दिया मुगल बादशाह को, इनको खुश करने के लिए। देखिए क्या है हेर फेर एक्शन जिसे कहते हैं। अवध का शेष भाग इलाहाबाद एवं कड़ा को छोड़कर अवध के नवाब सुजादौला को वापस कर दिया गया, आप ही रखिए। इसके बाद अवध नवाब ने 50 लाख रुपये कंपनी को हर्जाने के रूप में देना पड़ा। अंग्रेजों ने कहा हर्जाना दो, इतना क्षति हुई है, तुम लड़ाई इतना ज्यादा की हो हमसे, इतना सैनिक मारे गए, इतने हमारे घोड़े मारे गए, इतने लोगों की जान गई, इतना खर्चा आया, उसके लिए 50 लाख रुपया हर्जाना दे दिए, कंपनसेशन दे दिए, क्षतिपूर्ति भी अंग्रेजों ने। ये इलाहाबाद की दूसरी संधि। और इस संधि के तहत अवध में भी टैक्स फ्री उनको व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। ये दोनों संधियां बहुत इंपॉर्टेंट इतिहास के पन्नों में, ये जान लीजिए। बक्सर की लड़ाई 22-23 अक्टूबर 1764 3 घंटा से ज्यादा नहीं चली थी, 3 घंटा से चलन चलती। बताए चलते हैं कि बक्सर की लड़ाई जो हुई थी इसमें मीर कासिम जो है भग गया और अंत में कोई ठोस सबूत नहीं मिलता कि किस तरह मारा गया। अंत में वो भगा और भागकर वो जो है दर ठोकर खा के कैसे मार गया इसका कोई बहुत ठोस सबूत जो है सॉलिड जो है प्रूफ नहीं मिलता है। अब तो मीर कासिम तो खत्म। इधर बाद अवध का नवाब यहाँ शाह आलम द्वितीय 12 अगस्त को संधि, फिर 16 अगस्त को इन्हें अवध के नवाब के साथ रॉबर्ट क्लाइव की संधि। अब समझ लीजिए, अब यहाँ पर इसी इलाहाबाद की प्रथम संधि की वजह से, इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई, तो आप देखते हैं बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। द्वैत शासन के तहत उसने क्या किया? राजस्व अपने वसूल करने का अधिकार अपने पास रख लिया। सेना का भी खर्चा कौन उठाएगा? अंग्रेजी सेना का खर्चा, जो कि बंगाल का नवाब उस समय बना दिया गया था मीर जाफर का ही बेटा। जब मीर जाफर मारा तो उसका बेटा था, उसका नाम था नजमुद्दौला बनाया, अभ्यस्त था। अब उसकी सुरक्षा के लिए सेना रख दिया, सेना का खर्चा वही उसी को उठाना पड़ा। सेना क्या होती? अंग्रेजों की सेना थी। अब बताइए, और इसके बाद पूरा बंगाल में राजस्व वसूल करते थे, नवाब साहब के पास कुछ नहीं मिलता था। एकदम बंगाल पूरा चौपट था। बंगाल में द्वैत शासन का वीडियो मैंने बना के डाल दिया, इसको दे दिया। बांडीवास की लड़ाई में, इससे पहले 1764 की बात करें, 1764 से पहले 1760 में अंग्रेजों ने बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह लताड़ दिया था, बुरी तरह हरा दिया था। फ्रांसीसियों को व्यापार तक सीमित कर दिया था और फ्रांसीसियों को अपना औकात दिखा दिया था, औकात में ला दिए थे अंग्रेज। तो बस यहाँ पर ना व्यापार करो और यहाँ पर शासन उसन को मत सोचना, नियम कानून या हस्तक्षेप न करो कुछ अन्य चीज में, व्यापार चुपचाप करो। 1760 के बाद फ्रांसीसी एकदम चुपचाप व्यापार करते थे, चुपचाप, हाँ चुपचाप नौकर की तरह। बेदरा के युद्ध में आप देख सकते हैं, बेदरा के युद्ध में, बांडीवास के युद्ध में, बेदरा की लड़ाई में उन्होंने डचों को पूरी तरह हराया था। डचों को भी कुत्ते की तरह उन्होंने, हाँ ये अंग्रेज थे जिनके आगे कोई टीका नहीं, साम दाम दंड भेद सब जानते थे। और हमारे देश के राजा जो थे साम दाम दंड भेद बस अपने लोगों को लगाते थे, एससी एसटी क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र, बस
पूरी तरह देश को बर्बाद कर दिया। बस अंधविश्वास लेके लोगों को लोगों से बात करके पूरी तरह प्लासी की लड़ाई में एक भाषण अटल बिहारी वाजपेयी का है कि जितने लोग लड़ रहे थे उससे 50 गुना लोग बाहर लड़ाइया देख रहे थे, यानी कि लड़ाई में सामान्य नागरिक भाग नहीं ले सकता था। छतरी, हाँ, माथे पर आया लिखा है छतरी, तो लड़ाई करेंगे, बकिया लोग गोबर साफ करेंगे। बताइए मानवता का कितना बड़ा ये हुआ। पूरा भारत क्यों इतना दिन तक गुलाम बना? हा? और जब आजादी की लड़ाई में सभी लोग साथ आए, गांधी जी के, अम्बेडकर जी के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में, हाँ, तो जाके स्थिति सुधरी। बस जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय गांधी, जय भगत सिंह और जय भीम, महान भारत की महान आत्मा जिन्होंने मानव को मानव समझा और जातिवाद रूपी बीज को समाप्त करने में, हाँ, और हर तरह की गुलामी को समाप्त करने में का उन्होंने पाठ पढ़ा है। उन सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। जय माता।